हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज पीएस। तो बच्चों, आज जो है हम अध्याय 3 जो है पढ़ेंगे। आपको 2 अध्याय जो बचा हुआ उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर जो है निजी, सार्वजनिक एवं वैश्विक प्रतिष्ठान, इसका दिया है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल, जो है प्राकृतिक अंतर्गत में शामिल के इंटरप्राइजेस कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, विभागीय भंडार, वैधानिक संस्था, सरकारी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्रों की बदलती हुई भूमिका, वैश्विक संगठन मतलब बहुराष्ट्रीय संगठन, परिभाषा, संयुक्त रूप में लाभ। तो आगे देखिए बच्चों यहाँ पर प्रस्तावना इंट्रोडक्शन के अंतर्गत में व्यवसाय में उन समस्त गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के संबंध में किया जाता है। हमें पता है कि वस्तु विनिमय पद्धति की युग की तुलना में जो है आधुनिक युग में औद्योगिक वाणिज्य गतिविधि बिल्कुल जटिल है। मतलब पहले के तुलना में जो अभी के जो है औद्योगिक जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल अलग है। मतलब निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र में भी असंख्य व्यावसायिक उपक्रम विद्यमान है। भारत में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाया जाता है। यहाँ पर जो है जहाँ व्यापार, वाणिज्य, उद्योग में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ विद्यमान है। आज इस अध्याय में हम सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों की प्रकृति का तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संगठित करने की विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करेंगे। बच्चों यहाँ पर पता चला प्रस्तावना में क्या करना है हमको। तो अगला देखेंगे व्यावसायिक उपक्रम के प्रकार। एक व्यावसायिक उपक्रम एक संगठन या संस्थान है जो व्यापारिक, वाणिज्य, औद्योगिक क्रियाकलापों में लगा हुआ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब सभी प्रकार के यहाँ पर व्यावसायिक उपक्रम शामिल किया गया है, जिसमें से जो बताया गया है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों विद्यमान है। इस प्रकार क्षेत्र के अनुसार व्यावसायिक उपक्रमों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, इसमें बताया गया है। पहला देखेंगे निजी क्षेत्र के उपक्रम, यहाँ पर दिया है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो निजी उद्यमों को स्वामित्व एवं जो नियंत्रण के अधीन होते हैं। मतलब स्वामी जो है उद्योगपतियों का होता है वहाँ पर। दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो है सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन होते हैं। तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम में ज्वाइंट सेक्टर जो है इंटरप्राइजेस, जिनकी पूंजी सरकार है ना, जिनकी पूंजी में सरकार, निजी उद्यमियों एवं जनता का संयुक्त रूप से स्वामित्व होता है। तो बच्चों अगला देखेंगे अपन निजी क्षेत्र के अंतर्गत, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत। जिस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग तथा व्यवसायों का स्वामित्व, नियंत्रण एवं संचालन सरकार के अधीन होता है, उसी प्रकार निजी क्षेत्र जो है निजी उद्योगपतियों के अधीन होता है। इस प्रकार निजी क्षेत्र से आशय जिन उद्योगपतियों एवं व्यापारियों द्वारा स्थापित एवं संचालित उद्योगों एवं व्यापारिक संस्थानों में है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है। यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, सभी को बताया बच्चों अभी मैंने। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ जो है निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ घरेलू उत्पादन का लगभग जो है 85% उत्पादन निजी क्षेत्र में होता है। अगले इसमें देखेंगे बच्चों निजी क्षेत्र को पूंजीवादी उपक्रम कहा जाता है। आपको बताया था अभी से, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में श्रम की अपेक्षा पूंजी को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें से कुछ परिभाषा दिया गया है जो है AC पिगो के अनुसार। देखते हैं हम यहाँ पर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अथवा पूंजीवादी प्रणाली एक ऐसी अवस्था है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक संसाधनों पर व्यक्तिगत लोगों का स्वामित्व होता है अथवा उनको व्यक्तिगत लोगों ने किराए पर ले रखा है और उनके आज्ञानुसार उसको उन वस्तुओं सेवाओं के लाभ पर बेचने के विचार से चालू किया जाता है जिसके उत्पादन में उन्होंने सहायता की है। तो अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर निजी क्षेत्र की विशेषताएं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर निजी क्षेत्र की विशेषता के अंतर्गत दिया है निजी संपत्ति का अधिकार। मतलब निजी क्षेत्र में उत्पत्ति के संसाधनों एवं संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार जो है निजी उद्यमियों या पूंजीपतियों को होता है। दूसरा है आर्थिक जो है स्वतंत्रता। मतलब इसमें जो है निजी क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होते हैं, वह अपना स्वयं का व्यवसाय चुन सकता है। दूसरा है अगला, मतलब तीसरा नंबर, लाभ की भावना। मतलब निजी क्षेत्र देश की आवश्यकता अनुसार उत्पादन नहीं करता वरन अधिकतम लाभ कमाने हेतु उत्पादन करता है। चौथा देखेंगे वर्ग संघर्ष। मतलब निजी क्षेत्र 2 वर्गों में बढ़ जाता है। प्रथम जो है वर्ग जो है मालिक, दूसरा होता है वर्ग है नौकर। इनमें से आपस में शत्रुता हो जाती है कभी कभार, इसी कारण जो है हड़ताल, तालाबंदी लग जाता है अपन देखेंगे बच्चों, है ना। पांचवा जो है प्रतिस्पर्धा। मतलब व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। व्यवसायों में जो है प्रतियोगिता होती
है यहाँ पर, है ना। मूल्य तंत्र 6वां नंबर देखेंगे। निजी क्षेत्र में मूल्य तंत्र कार्य करता है। जिस वस्तु की मांग अधिक है उसका उत्पादन भी अधिक होगा, वह मूल्य ऊंचा होगा। यह निर्देशन सदृश्य होता है जो उत्पादन, उपभोग, वितरण को भी प्रभावित करता है। 7वां देखेंगे, उपभोक्ता जो है सर्वोपरि होता है। उपभोक्ता को सार्वभौमिकता प्राप्त होती है, वह महत्वपूर्ण होता है। 8वां जो है, उत्पादन के साधनों का उचित प्रयोग, मतलब निजी क्षेत्र में उत्पादन के विभिन्न साधनों का भरपूर उपयोग संभव हो पाता है बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर जो बताया गया है, निजी क्षेत्र से लाभ या महत्व, क्या क्या लाभ होते हैं हमको निजी क्षेत्र से। निजी क्षेत्र से होने वाले लाभ निम्नांकित है। पहला, स्वतंत्रता, व्यावसायिक चुनने की स्वतंत्रता होती है यहाँ पर, इससे लाभ होता है हमको। दूसरा है निजी लाभ की प्रेरणा, मतलब कार्य का आधार निजी लाभ की प्रेरणा होती है, मतलब हम खुद के लिए कार्य करें ऐसा करके। अगला है तीसरा है गोपनीयता, मतलब व्यापार की अनेक बातें गोपनीयता होती है जो सार्वजनिक उपक्रम में संभव नहीं है ना, किसी को बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं रहता है। लोचदार, चौथा है जो है आपको व्यवसाय में लोच होती है, सरलता से घटाया बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर। अगला है 5वां देखेंगे, मितव्ययिता जो है प्रबंध में एवं संचालन व्यय में जो है मितव्ययिता होती है, जिसका सार्वजनिक क्षेत्र में नितांत अभाव होती है। 6वां नंबर देखेंगे, विविधता होती है इसमें। तो निजी जो क्षेत्र के अंतर्गत जो है विविधता निजी क्षेत्र का प्रमुख गुण है यहाँ पर, है ना। 7वां नंबर देखेंगे बच्चों यहाँ पर, श्रेष्ठ उत्पादन, उत्पादन जो है सस्ता व श्रेष्ठ स्तर का होता है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सके। 8वां देखेंगे, उपभोक्ता को महत्व, उपभोक्ताओं को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है तथा उसकी इच्छा के अनुसार वस्तु का विनिर्माण एवं उत्पादन होता है। 9वां नंबर देखेंगे बच्चों यहाँ पर, अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन, ये जो है निजी क्षेत्र में खास करके अनुसंधान जो विकास को ज़्यादा महत्व या प्रोत्साहित किया जाता है। 10वां देखेंगे बच्चों, कुशल एवं योग्य कर्मचारी, मतलब निजी क्षेत्र में कुशल एवं योग्य उद्यमी ही विजयी होती है। अकुशल एवं अक्षम में जो है उद्यमियों को क्षेत्र से हटना पड़ता है। अतः यह कहा जाता है कि निजी क्षेत्र में योग्यता एवं कुशलता की विजयी होती है ना। अगला देखते हैं बच्चों यहाँ पर, निजी क्षेत्र की हानियाँ या दोष, क्या क्या हानियाँ दोष उपस्थित होता है वहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो है आर्थिक संकट, जो है वर्तमान व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण अति उत्पादन का भय बना रहता है। जितना ज़्यादा हो सके उत्पादन हो, इसको ध्यान में रखा जाता है, जिससे कि आर्थिक जो है संकट ना पैदा हो सके। इससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो ही जाता है यहाँ पर। अगला है जो है आर्थिक जो है विषमता, निजी क्षेत्र में उत्पादन कुछ ही लोग के हाथ में केंद्रित होने के कारण आर्थिक विषमता का जन्म होता है बच्चों यहाँ पर। अगला है तीसरा है राष्ट्रीय हित की उपेक्षा, मतलब संतुलित विकास पर ध्यान ना दिया जाता है, जिससे राष्ट्रीय हित की उपेक्षा होती है यहाँ पर। चौथा है वर्ग संघर्ष, मतलब पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के बीच जो है संघर्ष होते रहते हैं यहाँ पर। 5वां है श्रमिकों का शोषण, चूँकि आप संपूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व जो है पूंजीपतियों के हाथ में रहता है, अतः पूंजीपति द्वारा श्रमिकों का शोषण करने की संभावना अधिक रहती है। अगला है 6वां, उपभोक्ताओं का शोषण, वस्तुओं की पूर्ति में कृत्रिम कमी लाकर एवं एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न कर कम मूल्य में अधिक वृद्धि कर दी जाती है, जिससे उपभोक्ता का शोषण होने की संभावना बनी रहती है यहाँ पर। 7वां, समाज कल्याण की भावना नहीं, मतलब इसमें जो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो रहता है कि निजी क्षेत्र में सामाजिक कल्याण की भावना का ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि ऐसे संगठनों का स्वामित्व कुछ ही लोग या एक व्यापार तक ही सीमित रहता है, अतः इन्हें समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं रहता है। अगला है 8वां, अंतर्राष्ट्रीय कला, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निजी व्यापार कला उत्पन्न कर देते हैं यहाँ पर। अगला है 9वां, जो विज्ञापन पर अधिक व्यय, मतलब अपनी वस्तु को किसी भी ढंग से अधिक बेचने के उद्देश्य से विज्ञापन पर अधिक व्यय किया जाता है, जिसका असर जो वस्तु के मूल्य पड़ने से उपभोक्ता महंगी वस्तु क्रय करने पर मजबूर होता है। जैसे अंकल चिप्स है ना, ठंडा पेय पदार्थ आदि जो देखते हैं अपन। 10वां, शासकीय नीति प्रभावित, मतलब निजी क्षेत्र के व्यवसाय अधिक लाभ प्राप्त कर धन के दुरुपयोग से अपने प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा में भेजने में सफल हो जाते हैं, और फिर ये प्रतिनिधि निजी व्यवसायों की इच्छा अनुसार जो है अनुरूप व्यावसायिक नीति बनाने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार इससे शासकीय नीति प्रभावित हो जाती है। तो अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर निजी क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत में पढ़े थे, अब आते हैं अपन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत में पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो इसमें देखते हैं कि वर्तमान काल में जो है औद्योगिक व्यावसायिक एवं वाणिज्य क्षेत्र में व्यावसायिक संगठन पर सरकार का अधिक नियंत्रण रहती है। इसी कारण सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है।
प्राचीन काल में स्थिति भिन्न थी। यहाँ पर शांति, सुरक्षा व न्याय प्रदान करना सरकार का मुख्य कार्य था। आज इनके कार्य विविध एवं अनेक है। विशेषता, समानता, सामाजिकता एवं आर्थिक क्षेत्र में उनके कार्य में वृद्धि हुई है। इसके कारण जो सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न उपक्रमों का प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब बढ़ा है यहाँ पर। तो भारत में सन 1990 तक सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ, पर सन 1990 के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में कमी करते हुए उदारीकरण लागू कर सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर अंकुश लगाया। भारत सरकार प्रारंभ से सार्वजनिक उपक्रम की पक्षधार रही है। इसके अंतर्गत देखेंगे यहाँ पर हम जो है, पहला है सरकार की यह धारणा रही कि कुछ लोग उद्योगों जैसे अस्त्र शस्त्र निर्माण, रेल एवं वायु परिवहन, डाक तार, आकाशवाणी आदि को है ना स्वाधीन रहना राष्ट्रीय हित में है। दूसरा नंबर देखेंगे, आधारभूत उद्योग एवं सेवाएं शासन के अधीन हो, जिससे सरकार का आर्थिक क्रिया पर पूर्ण नियंत्रण रहे। अगला देखेंगे, ऐसे उद्योग जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है लेकिन प्रारंभिक वर्ष में लाभ न होने के कारण तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता के कारण निजी उद्यमी प्रारंभ करना नहीं चाहते हैं, इन उद्योगों को सुरक्षित क्षेत्र में रखा जाए। अगला इसमें देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1948 में राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और जो है सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया गया। फिर 1956 की संशोधित औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक महत्व प्रदान किया गया। तो इस प्रकार बच्चों आज ही तो पढ़ें। गुड डे आज के लिए।